अस्सलाम स्टूडेंट्स। अब हमारा टॉपिक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इससे पहले आप पढ़ के आए हो ऑस्मोसिस तक। डिफ्यूजन भी आपको मैंने बताया और ऑस्मोसिस भी बताया। अब हम पढ़ेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मैंने आपको पहले ही बताया है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये इसकी डेफिनेशन है डिफ्यूजन की, कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक परफ्यूम की बोतल है, अब वो भरी हुई है, परफ्यूम की बोतल भरी हुई है मॉलिक्यूल से। अब उसमें क्या है, हाई कंसंट्रेशन है। जब आप उसको स्प्रे करोगे तो वो रूम में फैल जाएगी। अब रूम में क्या था, परफ्यूम की खुशबू तो थी नहीं ना, यानी कंसंट्रेशन ना होने के बराबर थी, लो कंसंट्रेशन थी। तो हाई कंसंट्रेशन से यानी परफ्यूम की बोतल से वो मॉलिक्यूल्स निकले और पूरे कमरे में फैल गए, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में की तरफ गए। इसको कहा जाता है डिफ्यूजन, यानी जहाँ पार्टिकल्स ज़्यादा हों वहाँ से निकलकर वहाँ चला जाना, जहाँ पे पार्टिकल्स कम हो उसको डिफ्यूजन कहा जाता है। अब है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी पार्टिकल्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना तो है, लेकिन उसमें किसी की मदद भी हासिल है। अब यहाँ पर मदद किसकी हासिल है, देखें। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन विच अलाउज रैपिड एक्सचेंज ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस। इसमें बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जो है वो सब्सटेंसेस जाते हैं। पार्टिकल्स आर टेकन अप बाय कैरियर प्रोटीन्स। पार्टिकल्स की मदद कौन करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, प्रोटीन्स मदद करते हैं। विच चेंज देयर शेप एज अ रिजल्ट, वो उनकी शेप को भी चेंज कर देते हैं ताकि वो आसानी से वहाँ से पास हो सकें। द चेंज इन शेप कॉजेज द पार्टिकल्स टू बी रिलीज ऑन द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। उनकी शेप को चेंज करने की वजह से ही वो वहाँ से एक दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन यूजिंग एन इनपुट ऑफ एनर्जी। In biological systems, the form in which this energy occurs is adenosine triphosphate. Examples of substance moved include sodium and potassium ions as shown in figure 4.18. अब इसमें किसी एनर्जी की मदद की ज़रूरत नहीं थी, एनर्जी इसमें यूज़ नहीं हो रही थी क्योंकि इसमें प्रोटीन काम कर रहे थे। इसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा गया है। अब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाता है। इसमें क्या हो रहा था, हाई कंसंट्रेशन से लो में जा रहा था ना, इसमें हो रहा है लो से हाई। जब लो से हाई में जाएगा यानी थोड़ी थोड़ी जो हैं वो हाई की तरफ जाएंगे, तो फिर इसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। उस एनर्जी का नाम रखा गया है एटीपी। ठीक है, इसका नाम जो एक्टिव रखा गया है ना, इट इज़ बिकॉज द सेल हैज़ टू वर्क हार्ड एंड स्पेंड एनर्जी लाइक पुशिंग अ कार अप हिल। यानी कि अगर कार को आप, एक छोटी सी कार है ना, उसको आप पहाड़ पर लेके जा रहे हो तो उसमें तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना, तो इसलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा गया है। यानी आप हाई कंसंट्रेशन से लो में नहीं जा रहे, लो से हाई में जा रहे हो। ठीक है, ये थोड़ी सी इसकी तस्वीर भी दिखाई गई है। अच्छा, यहाँ पर आपको एटीपी के बारे में बताया गया है जो इधर आपने अभी पढ़ा। एटीपी एंड एडीपी आर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड विथ मूविंग एनर्जी विद इन सेल्स। ठीक है, ये जो है सेल के अंदर ही एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। अच्छा, उसके बाद है सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि स्मॉल स्ट्रक्चर्स इनसाइड अ सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब्स। ठीक है, सेल के अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो काम करते हैं, स्पेसिफिक कोई काम करते हैं। ठीक है, अब इसका नाम ये ऑर्गेनल कैसे पड़ा, जैसे कि देखें हमारे जिस्म में ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट है, स्टमक है, ऑर्गन्स है ना। इसी तरीके से सेल के जो छोटे ऑर्गन्स होते हैं उनको कहा जाता है ऑर्गेनल्स। ठीक है, वी विल नाउ लुक एट द की ऑर्गेनल दैट मेक अप द सेल. It is important to bear in mind that structure and function are closely related in all living systems. When studying each organelle, ensure that
You observe the specific structure from micrographs that allow the organelle to perform its specific function. ठीक है, कह रहे हैं कि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उसी से सेल बनता है, और आप ये अपने जहन में बिठा लें कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है और जो ये फंक्शन होते हैं ये ऑल लिविंग सिस्टम्स के लिए रिलेटेड होते हैं। और जब आप इन ऑर्गेनल्स को पढ़ोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि इनके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं और ये स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। ठीक है, अब है पहला हमारा साइटोप्लाज्म। The cytoplasm is jelly-like substance that fills the cell. It consists of up to 90% water. ये jelly-like substance होता है और इसी से सेल भरा हुआ होता है। ठीक है, 90% इसमें पानी होता है। It also contains dissolved nutrients and waste products. Its main function is to hold together the organelles which make up the cytoplasm. सिंपल सी इसकी डेफिनेशन मैं आपको साइटोप्लाज्म की बताऊं तो ये ही वो जगह है जहां पर सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, और इसका काम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका काम ये है कि ये सारे ऑर्गेनल्स को उनकी जगह पर रखता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म की वजह से जो भी ऑर्गेनल्स हैं वो अपनी जगह पर रहते हैं। ठीक है, और ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है दैट फिल्स द सेल को इसी से भरा जाता है। उसके बाद है आपका साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन क्या होता है? साइटोस्केलेटन इसकी वजह से सेल का जो शेप है वो बरकरार रहता है। ठीक है, साइटोस्केलेटन क्या है? ये अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन दैट हेल्प द सेल कीप इट्स शेप। तो इसकी वजह से सेल का जो शेप है वो बरकरार रहता है, इसलिए इसको स्केलेटन का नाम दिया गया है। ठीक है, इट एक्ट एज द बोन्स ऑफ द सेल टू प्रोवाइड सपोर्ट। ये जैसे हमारे बोन्स है ना स्केलेटन में, तो ये भी बोन्स की तरह होता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क ऑफ प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड वेरियस फिलामेंट दैट स्प्रेड आउट थ्रू द साइटोप्लाज्म प्रोवाइडिंग बोथ स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल। ठीक है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलती है इससे। उसके बाद है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। दैट कंटेन्स डीएनए, और इसी में हमारे डीएनए यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अच्छा, न्यूक्लियस का जो मतलब होता है ना, न्यूक्लियस का मतलब होता है सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल पार्ट इसलिए इसको कहा गया क्योंकि इट सिट्स इन द सेंटर ऑफ द सेल, ये सेल के सेंटर में होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इन्होंने क्या बताया है हमें। द न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन द सेल। ठीक है, सबसे पहले पूछा जाए कि लार्जेस्ट ऑर्गेनल कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि न्यूक्लियस है। एंड कंटेन्स द इंटायर सेल्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। पूरी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो डीएनए है, वो न्यूक्लियस में ही होती है। द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इज द प्राइमरी फैक्टर दैट डिस्टिंग्विशेस यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय द टू phospholipids membranes known as nuclear envelope that separates the nucleus and its contents from the cytoplasm. ठीक है, तो न्यूक्लियस सेंटर पार्ट होता है, ब्रेन ऑफ द सेल इसको कहा जाता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है जिसको डीएनए कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये प्लूरल है, अगर इसका सिंगुलर देखा जाए तो वो है माइटोकॉरियन। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये ऑर्गेनल है दैट प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द सेल। ठीक है, ये मैं खुद से आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो इसमें लिखी हुई नहीं होती। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ऑर्गेनल है दैट प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द सेल, सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है ये। ठीक है, यहाँ पर जो माइटो है, माइटो का मतलब है थ्रेड यानी धागा, कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन। ठीक है, यानी दाना। तो इट इज़ नॉन एज द पावर हाउस, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, बिकॉज इट क्रिएट्स द एनर्जी द सेल नीड्स टू लिव। जिस एनर्जी से सेल जिंदा रहता है उस एनर्जी को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा गया है। ठीक है जी, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन यूकैरियोट्स सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन टू phospholipids layers. There is an outer members and inner membrane. अच्छा,
बस ठीक है, ये रहा। इट इज आल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। सही है। उसके बाद है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मटीरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाला जो एक नेटवर्क है पूरा, उसको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है। एंडो का मतलब होता है इनर और रेटिक्यूलम का मतलब होता है नेट यानी जाल। ठीक है। एंडो रेटिक्यूलम अंदरूनी एक जाल बिछी होती है, एक पूरा नेटवर्क होता है। ठीक है जी। अच्छा, ये कह रहा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो इस नेटवर्क के दो हिस्से होते हैं, एक स्मूथ और दूसरा रफ। तो यहाँ पर बताया गया है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यानी कि SER। अच्छा, जो स्मूथ है इट डज नॉट हैव any ribosomes attached. It is involved in the synthesis of lipids including oils, phospholates and steroids. It is also responsible for metabolism of carbohydrates, regulation of calcium concentration and detoxification. तो सिंपली इसकी अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो SER की जो डेफिनेशन है, इसके पास कोई भी रिबोसोम नहीं होता, इसलिए ये स्मूथ लगता है और इट मेक फैट्स, इसी में फैट्स बनते हैं जिसको लिपिड्स भी कहा जाता है। ठीक है। अब रिबोसोम्स क्या होते हैं पहले ये समझ लें तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। रिबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ RNA एंड प्रोटीन। They occur in the cytoplasm and are the sites where protein synthesis occurs. Ribosomes may occur singly in the cytoplasm or in groups or may be attached to the endoplasmic reticulum, thus forming the rough endoplasmic reticulum. ये बहुत मुश्किल आप लोगों को बता रहे हैं, लेकिन ईजिली ये है कि रिबोसोम्स स्मॉल पार्टिकल होते हैं दैट क्रिएट प्रोटीन्स। तो ये चीज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होती, रिबोसोम्स नहीं होते इसके अंदर। ठीक है। और फिर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कवर्ड विथ रिबोसोम्स। इसमें होते ही रिबोसोम्स हैं, गिविंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट्स रफ अपीयरेंस। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन बनते हैं इसके अंदर एंड प्लेज अ रोल इन मेम्ब्रेन प्रोडक्शन। मेम्ब्रेन भी बनते हैं। द फोल्ड प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन इंक्रीज द सरफेस एरिया अलाउइंग मोर रिबोसोम्स टू बी प्रेजेंट ऑन द ईयर। ठीक है। रिबोसोम्स मैंने आपको बता दिया कि स्मॉल पार्टिकल्स दैट क्रिएट प्रोटीन्स। ठीक है। इसको आप टाइनी प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कह सकते हैं, टाइनी या टिनी, जो आपको समझ आए, प्रोटीन फैक्ट्रीज इनको आप कह सकते हैं। उसके बाद है आपके पास गोल्जी बॉडी। ठीक है। गोल्जी बॉडी ये होता है एक स्टेक ऑफ फ्लैट सैक्स दैट पैकेज एंड शिप प्रोटीन्स। ये बोरों की तरह होते हैं, छोटे छोटे बोरे, जिसके अंदर शेप प्रोटीन्स को पैक किया जाता है और शिप किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है। इसका नाम इसलिए गोल्जी रखा गया क्योंकि जो साइंटिस्ट था एक कैमिलियो गोल्जी, उसने इसके बारे में बताया था, उसी ने इसको डिस्कवर किया था। द गोल्जी बॉडी वाज डिस्कवर्ड बाय द इटालियन फिजिशियन कैमिलो गोल्जी। ठीक है। तो ये बोरों की तरह होते हैं। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनल्स टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड इन डिटेल बिकॉज इट्स लार्ज साइज मेड इट ईजियर टू ऑब्जर्व। तो फर्स्ट ऑर्गेनल जो डिस्कवर हुआ था वो है गोल्जी बॉडी। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन्स टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू गोल्जी बॉडी फ्रॉम वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू वेयर दे आर रिक्वायर्ड इन द सेल। यहाँ से वो पैक होकर निकलते हैं और सेल में जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचाए जाते हैं। द गोल्जी बॉडी इज द सॉर्टिंग ऑर्गेनल ऑफ द सेल। The Golgi body consists of a stack of flat membrane-bound sacs called cisternae. The cisternae, ठीक है, तो ये बोरे होते हैं छोटे छोटे जिसमें प्रोटीन्स को पैक करके जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर लेके जाया जाता है। यानी आप समझें कि रिबोसोम्स एक फैक्ट्री है प्रोटीन्स की और उस फैक्ट्री से गोल्जी बॉडी प्रोटीन्स को लेकर जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, इट्स इनफ।